एक जासूसी टीम रहस्यमय तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध के बॉर्डर पर अचानक लापता हो जाती है। यहाँ तक कि उनके सीनियर्स भी किसी अजीब कारण से उन्हें ढूंढने की कोशिश छोड़ देते हैं। एक दिन बाद महिला सैनिक मैरी अपने लापता भाई को खोजने के लिए सेना के कैंप में पहुंचती है। वो कमांडर को मना लेती है कि उसे लोकेशन और एक सुरक्षित भागने का रास्ता दिया जाए और उसके साथ उसके पुराने दोस्त भौरा समेत 3 सैनिकों को रेस्क्यू मिशन के लिए भेजा जाता है। मैरी के पास बचपन से ही एक अजीब खास शक्ति होती है। वो साफ महसूस कर सकती है कि उसका भाई अभी भी जिंदा है, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये मिशन उन्हें एक बहुत बड़े और चौंकाने वाले रहस्य तक पहुंचा देगा। जैसे ही चारों उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से सिग्नल गायब हुआ था, तो वे देखते हैं कि मोटी कंक्रीट और लोहे की जमीन को उड़ाकर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया गया है, जिससे साफ पता चलता है कि उसके भाई की जासूसी टीम यहीं अंदर गई होगी। भौरा के इशारे पर चारों लोग सेफ्टी रस्सी के सहारे एक एक करके उस गड्ढे के अंदर उतर जाते हैं। अंदर की जगह उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी होती है, जिसे देखकर लगता है कि ये किसी ने जानबूझकर खोद कर बनाया है। तभी मोटा नाम का सैनिक जमीन पर एक फौजी टोपी पाता है और सभी लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये शायद पुराने सोवियत संघ का कोई सैन्य बंकर हो सकता है। लेकिन थोड़ी ही देर में आगे बढ़ते समय उन्हें कुछ ताजे निशान दिखाई देते हैं, जिससे साफ होता है कि यहाँ हाल ही में लड़ाई हुई है। जमीन पर कुछ रूसी सैनिकों की लाशें भी पड़ी होती हैं, जिससे लगता है कि पहले वाली टीम की उनसे मुठभेड़ हुई थी और जो लोग जिंदा बचे वे इस बंकर के अंदर चले गए होंगे। इसलिए बिना ज्यादा सोचे सभी लोग खुले हुए लोहे के दरवाजे से अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं तो सबसे पहले उन्हें एक ऐसी लाश दिखाई देती है जिस पर कीड़े रेंग रहे होते हैं। इसके बाद चारों लोग अपनी फॉर्मेशन बनाकर बहुत सावधानी से सुरंग के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें एक अजीब सी भनभनाने की आवाज सुनाई देती है। भौरा तुरंत पहचान लेता है कि ये जनरेटर के चलने की आवाज है। इसका मतलब बंकर के अंदर अभी भी कोई जिंदा इंसान मौजूद है। ये सोचकर सभी लोग और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। कई गेट पार करने के बाद चारों एक बड़े और खाली हॉल में पहुंचते हैं, जहां बीचों बीच एक विशाल मूर्ति रखी होती है। तभी मोटा गुस्से में आकर उस मूर्ति को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और कहता है, माफ करना, मुझे इन हरामियों से नफरत है। जब मैं जवान था तब मेरे कई साथी इनकी वजह से मारे गए थे। उसे लगता है कि उसने अपने गुस्से को निकाल दिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उस तेज आवाज ने बंकर के अंदर छिपे एक खतरनाक जीव को जगा दिया है। तभी जमीन पर पड़ा एक अजीब सा साया उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए डरावनी आवाज निकालता हुआ टेढ़े मेढ़े तरीके से उनकी तरफ रेंगने लगता है। वो आदमी देखने में किसी आम नागरिक जैसा लगता है, इसलिए साधु उसे आवाज देकर होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी कोई जवाब नहीं देता, बल्कि धीरे धीरे अपने शरीर को जमीन से उठाने लगता है। तभी सभी लोग हैरानी से उसे देखते ही रह जाते हैं। अचानक वो आदमी एक डरावनी चीख निकालता है और उछलकर साधु पर टूट पड़ता है। मोटा पूरी ताकत लगाकर उस आदमी की गर्दन पकड़ लेता है और साधु को उसके नीचे से खींचकर बचा लेता है। लेकिन तभी वो आदमी अपने तेज नुकीले दांतों से भरे मुंह को खोलकर मोटा के हाथ पर जोर से काट लेता है। अब मोटा बिना दया दिखाए उसकी गर्दन मरोड़ देता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो सबकी समझ से बाहर होता है, क्योंकि जिसकी गर्दन अभी अभी टूटी थी वही अजीब आदमी फिर से डरावने तरीके से तड़पता हुआ खड़ा होने लगता है। ये नजारा देखकर सभी लोग पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। सभी की रीढ़ की हड्डी तक ठंड पड़ जाती है ये देखकर। मरीना तुरंत अपना हथियार उठाकर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगती है, लेकिन इतनी गोलियां लगने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं होता, मानो उसे बस हल्की खुजली हो रही हो, और वो लगातार उनकी तरफ बढ़ता ही रहता है। तभी भौरा को कुछ समझ आता है। वो सीधे उसके सिर पर निशाना लगाकर एक गोली मारता है और तभी वो अजीब आदमी जमीन पर गिरकर मर जाता है। ये देखकर भौरा कहता है कि इसे सिर में गोली मारनी पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी चार्ज की तरह। ये सुनते ही मोटा घबरा जाता है। अगर ये सच में ज़ॉम्बी है तो इसका मतलब वो भी संक्रमित हो सकता है। साधु मोटा को इतना घबराया देखकर उसके पास आता है, उसके घाव पर पट्टी बांधता है और उसे समझाता है कि ये सब तो फिल्मों में ही होता है, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। उसी समय भौरा अपना कम्युनिकेशन डिवाइस निकालकर बेस से संपर्क करने की कोशिश करता है ताकि यहाँ की जानकारी दे सके, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि बंकर के अंदर बिल्कुल भी सिग्नल नहीं मिल रहा होता। ये देखकर मोटा डर जाता है और कहता है कि उन्हें तुरंत इस मनहूस जगह से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन मरीना अभी भी आगे बढ़ने की जिद पर अड़ी रहती है। तभी जब तीनों आगे बढ़ने को लेकर असमंजस में खड़े होते हैं तो अचानक उन्हें दरवाजा खटखटाने जैसी आवाज सुनाई देती है। भौरा ध्यान से सुनकर समझ जाता है कि ये मोर्स कोड की आवाज है, यानी कोई इंसान मदद के लिए संकेत भेज रहा है। एक सैनिक होने के नाते वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते, इसलिए सभी लोग मरीना के पीछे पीछे आगे बढ़ने
लगते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एहसास होता है कि ये बंकर उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। यहाँ लैब और रहने की जगहें बहुत व्यवस्थित तरीके से बनी हुई हैं और जगह जगह इंसानी कंकाल पड़े हुए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि यहाँ कभी कोई खतरनाक प्रयोग किया जाता था और शायद इसका संबंध अभी अभी दिखे उस ज़ॉम्बी जैसे जीव से हो सकता है। कुछ ही देर में वे एक लंबे कॉरिडोर में पहुंचते हैं। तभी मरीना अचानक हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा करती है। उसे जैसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा होता है और जैसे ही वो अकेले आगे जाकर रास्ता जांचने का फैसला करती है, तभी कॉरिडोर की सारी लाइटें एक साथ बुझ जाती हैं। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके साथ चल रहे साथी भी रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके होते हैं। तभी अचानक फिर से सारी लाइटें जलती और बुझती रहती हैं और उस सुनसान कॉरिडोर में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं। इसके बाद मैरी जैसे किसी के नियंत्रण में आकर अपने सारे हथियार और सामान जमीन पर गिराने लगती है। जैसे जैसे आखिरी लाइट धीमी पड़ती है, उसके सामने एक दरवाजा दिखाई देता है जिसके अंदर से हल्की रोशनी आ रही होती है। वो धीरे से दरवाजा खोलती है और अंदर कदम रखती है, लेकिन अंदर जाकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि वो खुद को अपने ही घर में पाती है, जहाँ उसके माता पिता जो युद्ध में मर चुके थे उसे बड़े प्यार से खाना खाने के लिए बुला रहे होते हैं और उसका छोटा भाई भी पास आकर उसे छुपन छुपाई खेलने के लिए कहता है। ये सब देखकर मैरी कुछ पल के लिए वहीं जड़ हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये सब एक भ्रम है, इसलिए वो खुद को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल दृश्य अचानक बदल जाता है। अब उसकी माँ खून से लथपथ चेहरा लिए उस पर चिल्लाते हुए पूछती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि उनके घर पर गोला गिरने वाला है। सब लोग उसके सामने मर गए थे। ये सब देखकर मैरी पूरी तरह टूटने लगती है, लेकिन आखिरकार वो उस भ्रम से निकलकर फिर से उसी पुराने कॉरिडोर में लौट आती है। अब वो देखती है कि उसके बाकी साथी भी जमीन पर पड़े तड़प रहे हैं। साफ है कि वे भी उसी तरह के भ्रम में फंसे हुए थे जैसे वो खुद थी। जैसे ही वो अपने साथियों को जगाने की कोशिश करने वाली होती है, तभी उसके पीछे अंधेरे कॉरिडोर में एक परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। ये देखकर मैरी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो तुरंत जमीन से हथियार उठाती है और उस परछाई पर लगातार गोलियां चलाने लगती है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उस रहस्यमय आकृति पर गोलियों का कोई असर नहीं होता, मानो उसके चारों तरफ कोई अदृश्य ढाल हो और गोलियां उसके शरीर को छू भी नहीं पा रही हो। लेकिन अजीब बात ये होती है कि वो परछाई उन पर हमला नहीं करती, बल्कि धीरे से अपना हाथ उठाकर इशारा करती है और अचानक पूरे कॉरिडोर की लाइटें फिर से जल उठती हैं। उसी के साथ जमीन पर पड़े उसके साथी भी भ्रम से बाहर आकर होश में आ जाते हैं। होश में आते ही सभी लोग बिना एक पल गवाए तुरंत उस कॉरिडोर को छोड़कर पास के एक कमरे में पहुंचते हैं, जहां वे थोड़ी देर आराम करते हैं। अभी अभी हुए उस डरावने अनुभव से सभी के दिलों में डर बैठ चुका होता है, क्योंकि हर किसी ने अपने जीवन की कोई ऐसी याद देखी थी जिसे वे दोबारा याद नहीं करना चाहते थे। इससे साफ हो जाता है कि वे जो अजीब जीव मिले थे वही इन भ्रमों के पीछे जिम्मेदार थे। मोटा इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि ऐसी चीजें जो दिखाई भी नहीं देती और जिन्हें छुआ भी नहीं जा सकता, वे उनकी समझ से पूरी तरह बाहर थी और उनसे बच पाना भी लगभग नामुमकिन था। लेकिन मरीना पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि वो सभी को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल कर ले जाएगी। सैनिकों का हौसला बनाए रखने के लिए भौरा आखिरकार सच्चाई बता देता है कि मरीना के पास एक खास तरह की शक्ति है। वो कभी कभी आने वाली घटनाओं को महसूस कर सकती है, खासकर वे घटनाएं जो बुरी होने वाली होती हैं। मोटा वो किसी भी अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करता और तुरंत इसे परखने की ठान लेता है। वो मरीना से कहता है कि बताओ गोली किस हाथ में छिपाई है, लेकिन मरीना बिना ज्यादा कुछ बोले तुरंत उसका दायां हाथ पकड़ लेती है। फिर वो उसकी एक और छिपी हुई बात भी बता देती है, जिससे मोटा का चेहरा हैरानी से भर जाता है। उसके चेहरे के भाव देखकर साफ समझ आता है कि मरीना ने जो कहा वो बिल्कुल सही था। लेकिन मरीना बताती है कि वो खुद भी अभी तक इस शक्ति को पूरी तरह समझ नहीं पाई है। अगर वो इसे सही से समझ पाती तो शायद उसके माता पिता उस बमबारी में नहीं मारे जाते। उसके लिए ये शक्ति कोई वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप जैसी है। इसके बाद चारों लोग फिर से बंकर के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ जल रही हल्की लाल रोशनी मानो इस बात का संकेत दे रही होती है कि आगे का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हुए उन्हें रास्ते में कई ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। अब जब उन्हें उनकी कमजोरी पता चल चुकी थी तो वे पूरी ताकत के साथ उन पर हमला करने लगते हैं। हर गोली सीधे ज़ॉम्बी के सिर पर मारी जाती है और महज 2.5 मिनट के अंदर वे सभी ज़ॉम्बी को खत्म कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए अचानक उनका सामना एक बूढ़े आदमी से हो जाता है जो बिल्कुल वैज्ञानिक जैसा दिखता है और देखने में कुछ आइंस्टाइन जैसा लगता है। वो बूढ़ा बताता है कि वो मॉस्को से आया एक बायोकेमिस्ट है और उसे रूसी सैनिकों की सुरक्षा में इस बंकर तक लाया गया था। जब मरीना उससे उनके लापता जासूसी दल के बारे में पूछती है तो वो अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसका व्यवहार देखकर मरीना को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो तुरंत उसका बैग चेक करने लगती है। उसके बैग में उसे कुछ दवाइयों की शीशियां मिलती हैं। तब बूढ़ा घबरा कर
कर कहता है कि ये इंसुलिन है जिसे वो अपनी डायबिटीज के इलाज के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन उसकी चालाक आंखें देखकर मरीना समझ जाती है कि वो सच नहीं बोल रहा। बैग में उसे एक नोटबुक भी मिलती है जिसमें लिखे हुए प्रयोगों के आंकड़े देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी अचानक मरीना के दिमाग में एक दृश्य चमकता है जिसमें एक लड़की को ऑपरेशन टेबल पर बांधकर उसे इंजेक्शन लगाए जा रहे होते हैं और उस पर बेहद क्रूर प्रयोग किए जा रहे होते हैं। और वो लड़की वही होती है जिसे उन्होंने पहले कॉरिडोर में देखा था, जिसने उन्हें भ्रम में फंसा दिया था। इससे साफ हो जाता है कि ये बंकर कभी खतरनाक मानव प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भौरा के सख्त रवैये और हथियार के डर से आखिरकार वो बूढ़ा आदमी सच बताने पर मजबूर हो जाता है। वो बताता है कि उसके पिता इस जगह से भागकर निकले एक प्रसिद्ध सोवियत वैज्ञानिक थे और ये बंकर शीत युद्ध के समय बनाया गया था। यहाँ वे एक ऐसी दवा बनाने की कोशिश कर रहे थे जो आम इंसानों को सुपर सोल्जर में बदल सके। लेकिन प्रयोगों के दौरान उन्हें पता चला कि पुरुष सैनिक इस प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है और यही वजह थी कि वे सभी बिना होश वाले ज़ॉम्बी बन गए थे। वो ये भी बताता है कि तीसरी मंजिल पर एक गोदाम है जहाँ असफल प्रयोगों के नमूनों को रखा गया है और जिस जासूसी टीम को मरीना ढूंढ रही है वो भी इस बंकर के कैंटीन में फंसी हुई है। ये सुनते ही मरीना तुरंत बूढ़े को रास्ता दिखाने के लिए मजबूर करती है और सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं, एक भयानक रूप से बदला हुआ ज़ॉम्बी उनके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो अपने फूल की तरह खुलने वाले मुंह को खोलकर जोर से चीखता है, जमीन पर पड़े बाकी ज़ॉम्बी मानो उसके आदेश का इंतजार कर रहे हों और अचानक एक साथ उठकर उन पर हमला कर देते हैं। तुरंत ही चारों तरफ गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। तीनों मिलकर पूरी ताकत से फायर करते हैं और बड़ी मुश्किल से उस खतरनाक ज़ॉम्बी को पीछे हटने पर मजबूर कर दे। तभी मरीना बूढ़े के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी देखती है जिससे उसे शक होता है कि वो अभी भी कुछ छिपा रहा है। वो उसे पकड़कर एक छोटे कमरे में धकेल देती है और बिना कोई दया दिखाए उसे जोर से मारती है। मजबूर होकर बूढ़ा आखिर सच्चाई बताता है कि जब पुरुष इस प्रयोग के लिए सही नहीं निकले तो उन्होंने अपना निशाना महिलाओं पर केंद्रित कर दिया और लड़कियों को उनके खून के प्रकार के अनुसार अलग अलग समूहों में बांटा गया। उन्हें कई छोटे छोटे समूहों में बांट दिया गया था और हर ब्लड ग्रुप के प्रयोग से अलग अलग तरह की शक्तियां सामने आई थी। जिस म्यूटेंट ज़ॉम्बी को उन्होंने अभी देखा था उसे ज़िवान कहा जाता है। वो एक काले रंग का चिपचिपा पदार्थ उगल सकता है और जो भी उस पदार्थ को छू लेता है वो तुरंत ज़ॉम्बी में बदल जाता है। ज़िवान इसी पदार्थ के जरिए ज़ॉम्बियों के दिमाग को भी नियंत्रित कर सकता है। दूसरी किस्म का नाम वॉयलेट था जो मानसिक प्रभाव डालकर भ्रम और मतिभ्रम पैदा कर सकती थी। तीसरी किस्म का नाम लूटा था जो इन सभी प्रयोगों में सबसे खतरनाक थी। वो अपनी सोच से अणुओं की संरचना तक बदल सकती थी, यानी आम भाषा में कहें तो उसके पास असली सुपर पावर थी। लेकिन इस प्रयोग के लिए बहुत सख्त शर्तें थी। इसके लिए मेरीना की तरह ही RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप होना जरूरी था। लूटा ही एकमात्र ऐसा प्रयोग था जिसमें इंसानी चेतना बची रह गई थी। लेकिन इसके साथ एक बड़ी कमजोरी भी थी। ज्यादा मानसिक दबाव पड़ने पर 1 घंटे के अंदर उसका दिमाग मर सकता था। बूढ़ा बताता है कि उसके पिता ने जब आखिरी लूटा को बनाया था तो उस लड़की ने सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही पूरे बंकर में मौजूद सभी लोगों को मार डाला था। बाद में ज़िवान ने उन सबको फिर से जिंदा किया और इसी वजह से वे सभी ज़ॉम्बी बन गए थे। बूढ़ा ये भी बताता है कि वो यहाँ अपने पिता के अधूरे प्रयोग को पूरा करने और उसे और बेहतर बनाने आया है ताकि इस अमानवीय प्रयोग को आगे जारी रखा जा सके। ये सुनते ही मैरी गुस्से से भर जाती है और तुरंत अपनी बंदूक उठाकर बूढ़े के सिर पर तान देती है। वो उसी वक्त उसे गोली मार देना चाहती थी, लेकिन अभी उन्हें अपने साथियों को बचाने के लिए बूढ़े की जरूरत थी, इसलिए वो खुद को रोक लेती है। इसके बाद रास्ते में मिलने वाले सभी ज़ॉम्बियों को वे आसानी से खत्म करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और थोड़ी ही देर में वे सभी सुरक्षित तरीके से कैंटीन के बाहर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां का दरवाजा बहुत मजबूती से बंद होता है। मेरीना कितनी भी जोर से दरवाजा पीटती है लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। अपने भाई और बाकी साथियों की चिंता में मेरीना दाढ़ी वाले सैनिक को आदेश देती है कि वो दरवाजे को बम से उड़ा दे। तभी बूढ़ा उन्हें रोकते हुए कहता है कि अगर यहाँ विस्फोट हुआ तो पूरे बंकर में मौजूद सभी प्रयोग वाले जीव उनकी तरफ दौड़ पड़ेंगे और तब वे सब टुकड़ों में फाड़ दिए जाएंगे। इससे साफ हो जाता है कि जो बूढ़ा दूसरों की जान की परवाह नहीं करता था वो अपनी जान के मामले में बहुत डरपोक था। लेकिन अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए दाढ़ी वाला सैनिक तुरंत बम सेट करता है और सभी लोग छिप जाते हैं। फिर वो ग्रेनेड खींचकर दरवाजे की तरफ फेंक देता है। जोरदार धमाके के साथ दरवाजा उड़ जाता है और मेरीना सबसे पहले अंदर घुसती है। अंदर पहुंचते ही उसे अपना भाई शाओफेंग मिल जाता है। वो दरवाजा इसलिए नहीं खोल रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये सब एक भ्रम न हो, क्योंकि भ्रम पैदा करने वाली वॉयलेट अभी भी आसपास घूम रही थी। जैसे ही ये पक्का हो जाता है कि सामने अपने ही लोग हैं तो जासूसी टीम के बाकी 2 सदस्य भी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन चूंकि दरवाजा अब पूरी तरह टूट चुका था इसलिए अब उन्हें दरवाजा पहले ही उड़ चुका था, इसलिए वे लोग सिर्फ कुर्सियों और बेंचों से उसे अस्थायी तौर पर बंद कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही वे थोड़ी देर
देर आराम करके अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश करते हैं, तभी बाहर से जोरदार टक्कर की आवाजें आने लगती हैं। साफ था कि अभी हुए धमाके ने ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ खींच लिया था। अगर जल्दी ही गोलियां खत्म हो जाती तो उन्हें ज़ॉम्बियों से हाथापाई करनी पड़ती। तभी मरीना की नजर बूढ़े पर जाती है और वह समझ जाता है कि अब छिपाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह तुरंत बता देता है कि हथियारों का गोदाम तीसरी मंजिल पर है। ये सुनते ही मरीना फैसला करती है कि वे 2 टीमों में बंट जाएंगे। वो और दाढ़ी वाला सैनिक बूढ़े को साथ लेकर हथियार ढूंढने जाएंगे और बाकी लोग यहीं रुककर कैंटीन की रक्षा करेंगे। लेकिन जैसे ही मैरी और दाढ़ी वाला वहां से निकलते हैं, तभी वो खतरनाक म्यूटेंट ज़ॉम्बी जीवान सबसे पहले कैंटीन के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसाता है। बाकी सामान्य ज़ॉम्बियों को तो वे किसी तरह संभाल लेते हैं, लेकिन जीवान का विशाल शरीर और उसकी तेज रफ्तार उन्हें पूरी तरह परेशान कर देती है। कुछ ही देर में उनकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं और उन्हें मजबूरन हाथों से लड़ाई करनी पड़ती है। इसी दौरान बदकिस्मती से मोटा जीवान के हमले का शिकार हो जाता है। तभी जीवान अपना मुंह खोलकर उस पर काला जहरीला तरल फेंकने ही वाला होता है ताकि उसे भी ज़ॉम्बी बना सके। लेकिन ठीक उसी वक्त साधु उसे बचाने के लिए बीच में कूद पड़ता है। मोटा को तो एक मौका मिल जाता है, लेकिन साधु खुद जीवान के चंगुल में फंस जाता है। मोटा बेबस होकर देखता रहता है कि जीवान का काला तरल साधु के मुंह में चला जाता है और धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगता है। उसी समय एक और जासूसी सैनिक जब अपनी बंदूक में नई मैगजीन डाल रहा होता है, तभी ज़ॉम्बियों का झुंड उस पर टूट पड़ता है और वो बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो जाता है। इसके बाद बचे हुए 3 लोग मिलकर जीवान के शरीर में गोली मारकर एक बड़ा छेद बना देते हैं, लेकिन फिर भी वो गिरता नहीं है। आखिरकार मोटा हिम्मत जुटाकर एक ग्रेनेड उस छेद के अंदर ठूंस देता है और जोरदार धमाके के साथ जीवान पूरी तरह फटकर काले तरल में बदल जाता है। इसके बाद वे लोग जल्दी जल्दी आसपास के ज़ॉम्बियों को खत्म करते हैं और फिर से दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी साधु, जो अब संक्रमित हो चुका था, पूरी तरह काला पड़ जाता है और अपना होश खोकर अपने ही साथियों पर हमला करने लगता है। मोटा, जिसकी गर्दन वो दबा रहा होता है, उसे पहचान कर उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे उसके पुराने दिनों की याद दिलाता है। ये देखकर साफ लगता है कि साधु के अंदर अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी है और वो अंदर ही अंदर बहुत संघर्ष कर रहा है। अपने साथियों को नुकसान न पहुंचाने के लिए साधु अपनी बची हुई ताकत से बंदूक उठाता है और खुद पर ही निशाना लगा लेता है। उसी समय बाहर से ज़ॉम्बियों की भारी भीड़ दरवाजे पर टूट पड़ती है और उसे जोर जोर से पीटने लगती है। हालात बिगड़ते देखकर शाओ फेंग सुझाव देता है कि वे लोग वेंटिलेशन के रास्ते भागने की कोशिश करें। दूसरी तरफ मरीना और उसकी टीम जब तीसरी मंजिल पर पहुंचती है तो वहां हर तरफ सैनिकों के जूते और पहचान पत्र बिखरे पड़े होते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि असफल प्रयोगों के शिकार लोगों को यहीं लाकर खत्म किया गया था। तभी बूढ़ा पागलों की तरह बड़बड़ाने लगता है कि अगर उनका प्रयोग सफल हो गया होता तो सोवियत संघ कभी नहीं टूटता और दुनिया हमेशा उनके नियंत्रण में रहती। उसकी ये पागलपन भरी बातें सुनकर दाढ़ी वाला गुस्से में आ जाता है और उसे जोरदार मुक्का मार देता है। इसके बाद मरीना वहां एक रिकॉर्ड रूम ढूंढ निकालती है जहां अलग अलग लड़कियों पर किए गए प्रयोगों के वीडियो और रिकॉर्ड मौजूद होते हैं और उसी रिकॉर्ड रूम के पास हथियारों का गोदाम भी होता है। लेकिन दुर्भाग्य से जब वे गोदाम खोलते हैं तो पाते हैं कि वहां की सारी गोलियां पहले ही खत्म की जा चुकी हैं। सिर्फ दीवार पर लगा एक इमरजेंसी सिस्टम बचा होता है जो पूरे बंकर को नष्ट करने के लिए बनाया गया था। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ के सैनिकों को खुद को उड़ाने का मौका भी नहीं मिला और वे सब ज़ॉम्बी में बदल गए थे। तभी बूढ़ा बताता है कि हथियारों का किट शायद मुख्य प्रयोगशाला में मिल सकता है, इसलिए अब उनके पास वही जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। लेकिन आधे रास्ते में ही अचानक कॉरिडोर की सारी लाइटें फिर से बुझ जाती हैं और हालात बिल्कुल पिछली बार जैसे हो जाते हैं। मैरी तुरंत समझ जाती है कि मानसिक भ्रम पैदा करने वाली वॉयलेट फिर से आ चुकी है। कुछ ही पलों में मैरी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका शरीर हवा में तैर रहा हो और चारों तरफ सब कुछ घूमने लगता है। फिर उसके सामने वही पुराना जाना पहचाना दृश्य आ जाता है। वो दरवाजा खोलती है और एक बार फिर अपने माता पिता को देखती है, लेकिन इस बार वो किसी भी कीमत पर वॉयलेट को सफल नहीं होने देना चाहती। जैसे ही मैरीना इस भ्रम को पहचान लेती है तो वो तुरंत टूटने लगता है और वो अपनी मानसिक शक्ति से वॉयलेट को आदेश देती है कि उसके दिमाग से बाहर निकल जाए। तभी चारों तरफ का दृश्य अचानक बदलकर फिर से उसी अंधेरे कॉरिडोर में लौट आता है। पीछे से आती कदमों की आवाज सुनकर मैरीना अपनी मुट्ठियां कस लेती है और खुद को संभाल कर खड़ी हो जाती है। तभी अचानक मैरी को तेज सांसें आने लगती हैं और उसकी आंखें सफेद पड़ने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो वॉयलेट के दर्द को महसूस कर पा रही हो। वो जैसे उससे विनती कर रही हो कि उसे मार डाले। दरअसल वॉयलेट को सोवियत सैनिकों ने सड़क से जबरदस्ती पकड़कर यहाँ लाया था और उसे प्रयोग का हिस्सा बना दिया था। हर दिन उसे अलग अलग दवाइयां दी जाती थी और वो
खुद को एक ऐसे जाल में फंसा हुआ महसूस करती थी जिससे निकलना नामुमकिन था। अब वो इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैरी से मौत की भीख मांग रही थी। उसकी सच्चाई समझने के बाद मैरी फैसला करती है कि वो उसे इस दर्द से आजाद कर देगी। मैरी बिना हिचकिचाए अपनी बंदूक उठाती है और वॉयलेट भी हल्की मुस्कान के साथ अपनी मौत का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही मैरी अपने साथियों को होश में लाने में लगती है, तभी पहले से होश में आ चुका बूढ़ा चुपके से भौरा की बंदूक उठाता है और वहां से भाग निकलता है। जब मैरी और भौरा उसका पीछा करते हैं तो रास्ते में उन्हें वेंटिलेशन के पास मोटा और बाकी 3 साथी मिल जाते हैं। उनसे अपने साथियों की मौत की खबर सुनकर मैरी कुछ पल के लिए खुद को दोष देने लगती है और उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि न तो उन्हें गोलियां मिली और ऊपर से बूढ़ा भी भाग गया। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, बूढ़े को ढूंढना, क्योंकि वही इस बंकर के सारे रास्ते जानता था। सभी लोग उसके पीछे पीछे चलते हुए आखिरकार मुख्य प्रयोगशाला तक पहुंच जाते हैं और वहां सच में बूढ़ा उन्हें मिल जाता है। वो भौरा की बंदूक से बेतरतीब गोलियां चलाने लगता है, लेकिन जैसा अंदाजा था कुछ ही सेकंड में उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद मैरी उसकी तरफ बढ़ती है और उसके पास रखे एक बॉक्स में 2 इंजेक्शन की शीशियां देखती है। वो समझ जाती है कि ये साधारण इंसुलिन नहीं है बल्कि कुछ और ही खतरनाक चीज है। तब बूढ़ा बताता है कि ये दवा उसने अपने पिता के पुराने फॉर्मूले को सुधार कर बनाई है। मैरी कहती है कि वो इन दवाओं को वैज्ञानिकों को सौंप देगी ताकि इस पर जांच हो सके, लेकिन बूढ़ा अचानक उन शीशियों को छीन लेता है और बिना एक पल गवाए उनमें से एक इंजेक्शन अपने शरीर में लगा लेता है। साफ था कि वो इस प्रयोग को दुश्मनों के हाथ नहीं लगने देना चाहता था और उसका मानना था कि अगर यहाँ मौजूद सभी लोग मर जाएंगे तो ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। इंजेक्शन लगाते ही बूढ़ा सीधा जमीन पर गिर जाता है। भौरा आगे बढ़कर उसकी नब्ज चेक करता है और पाता है कि वो मर चुका है। लेकिन जैसे ही मैरी दूसरी शीशी उठाकर वहां से निकलने की तैयारी करती है, तभी बूढ़े का शरीर धीरे धीरे उसके शरीर से भाप जैसी सफेद धुंध निकलने लगती है और उसकी त्वचा तेजी से पिघलने लगती है। कुछ ही पलों में वह एक भयानक राक्षस में बदल जाता है। भौरा उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बस हल्का सा दर्द महसूस होता है, मानो किसी मच्छर ने काट लिया हो। इसके तुरंत बाद वह दानव पूरे बंकर में मौजूद सभी ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ बुलाने लगता है। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि उसे खत्म करना ही एकमात्र रास्ता था। सभी लोग मिलकर उस पर लगातार गोलियां चलाते हैं और कुछ देर के लिए वह जमीन पर गिर जाता है, लेकिन सिर्फ 2 सेकंड बाद ही वो फिर से खड़ा हो जाता है। तभी वे देखते हैं कि कॉरिडोर में अनगिनत ज़ॉम्बी उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं और ये नजारा देखकर सभी लोग घबराकर अगला कदम सोचने लगते हैं। वे सभी वापस पहले वाली प्रयोगशाला में लौटकर वही मोर्चा संभालने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे को बंद करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तभी वो भयानक दानव उनके पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाता है और जोर जोर से लोहे के दरवाजे पर हमला करने लगता है। उसी समय छोटा भौरा एक बड़ी अलमारी को धक्का देकर दरवाजे के सामने लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर खड़े बाकी लोग चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाते और तभी सबकी आंखों के सामने वो दानव एक ही झटके में छोटे भौरा की गर्दन तोड़ देता है। ये भयानक दृश्य देखकर मैरी का दिल टूट जाता है और वो दर्द से भर उठती है, लेकिन अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूट जाता है और अंदर घुसा दानव सभी पर अंधाधुंध हमला करने लगता है। तभी अचानक मैरी जोर से गिनती बोलने लगती है, 1 2 3 4 3 2 1। दरअसल ये सब एक भविष्य का दृश्य था जिसे मैरी ने अपनी खास शक्ति से पहले ही देख लिया था। उसने देख लिया था कि उसका भाई और यहाँ मौजूद सभी लोग उस दानव के हाथों मारे जाने वाले हैं। अपने सामने खड़े जिंदा साथियों को देखकर मैरी अब दोबारा उन्हें खोने का दर्द सहना नहीं चाहती थी। उसे बूढ़े की बात याद आती है कि उसका ब्लड ग्रुप बेहद दुर्लभ है और अगर वह उस दवा को अपने शरीर में ले ले तो उसके लूटा बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, यानी वह एक ऐसी शक्ति पा सकती है जो सब कुछ बदल दे। यही सोचकर मैरी बिना एक पल गवाए बूढ़े की बची हुई दवा खुद को इंजेक्ट कर लेती है। जैसे ही दवा उसके शरीर में जाती है, उसकी आंखें अचानक काली पड़ जाती हैं और उसी समय जब छोटा भाई दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा होता है, तब दानव उसे पकड़ लेता है। हालात बिल्कुल वैसे ही होने लगते हैं जैसे मैरी ने अपने भविष्य के दृश्य में देखे थे, लेकिन इस बार जैसे ही दानव उस पर हमला करने वाला होता है, मैरी सिर्फ एक नजर उस पर डालती है और दानव तुरंत उसे छोड़ देता है। हार न मानने वाला दानव फिर से दरवाजे और खिड़कियों को तोड़ते हुए अंदर घुसने की कोशिश करता है और सभी लोग मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन इस बार उनकी कोई भी गोली उस पर असर नहीं करती। तभी जब वो दानव भौरा को पकड़कर मारने वाला होता है, मैरी अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करती है और सिर्फ एक विचार से ही उस दानव को वहीं पर विस्फोट करवा देती है, जो तुरंत खून के ढेर में बदल जाता है। हालांकि उसने सबको बचा लिया था, लेकिन उसे पता था कि उसके पास अब सिर्फ 1 घंटे का समय बचा है। फिर भी उसके लिए इतना काफी था कि उसके साथी सुरक्षित बाहर निकल सकें। इसके बाद मैरी सबसे आगे चलकर रास्ता साफ करने लगती है। जो भी ज़ॉम्बी उसके सामने आता, वो पल भर में उसे चकनाचूर कर देती और सभी दुश्मन
खून के ढेर में बदलते जाते। बाहर निकलने से पहले दाढ़ी वाला सैनिक कंट्रोल रूम की तरफ जाता है और पूरे बंकर का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम चालू कर देता है। कुछ ही पलों बाद एक जबरदस्त धमाका होता है और पूरा अंडरग्राउंड प्रयोगशाला बेस हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। उसी धमाके की वजह से मुख्यालय को भी उनकी लोकेशन मिल जाती है और रेस्क्यू टीम तुरंत वहां पहुंच जाती है। हैरानी की बात ये होती है कि जिसे 1 घंटे के अंदर मर जाना चाहिए था, वही मैरी अस्पताल में इलाज के बाद चमत्कारिक रूप से दोबारा होश में आ जाती है। और इस तरह इस खतरनाक मिशन की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये खतरनाक और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही जबरदस्त मूवी कहानियां आसान हिंदी में आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।